तो वायरलेस सीरीज़ की ये जो नेक्स्ट वीडियो है, चलिए इसमें हम बात करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में, है ना। अभी तक देखिए हम सारा बेसिक्स जान चुके हैं, जो टर्मिनोलॉजी है वायरलेस की वो जान चुके हैं ना। वायरलेस नेटवर्क्स में टोपोलॉजीज़ क्या हैं, कितने डिवाइसेस राइट हो सकते हैं इसमें, तो ये सब कुछ हम देखने के बाद अब देखिए वायरलेस में सारा का सारा जो काम होना है वो विदाउट वायर होना है, राइट, वो ऑब्वियस है। अच्छा, अब जो वायर्ड थे हमारे नेटवर्क, उनमें जो आपको डाटा भेजना रहता था वो सिग्नल्स की हेल्प से भेजते थे ना। अब वो सिग्नल आपके इलेक्ट्रिकल हेल्प जो सिग्नल रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी करंट की फॉर्म में, है ना, वायर में जो भेजते थे। अच्छा, अभी क्या है, वो सिग्नल आप एयर से नहीं भेज सकते, उसके लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ता है उन सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी के अंदर। और फ्रीक्वेंसी की जब भी आप बात करें, बहुत सारी तरह की फ्रीक्वेंसी हो सकती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक बार दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। तो उसमें से हमारे लिए कुछ डेडिकेटेड रिजर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एयर में वायरलेस नेटवर्क्स के थ्रू आप डाटा भेजने के लिए, है ना। अच्छा, उसके हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हमें ये समझना है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी ये है क्या, है ना। देखो मान लो कि एक आदमी खड़ा है इस साइड पे और दूसरा आदमी खड़ा मान लो 100 मीटर 200 मीटर दूसरी साइड पे। एक सिंपल एग्जांपल बिल्कुल ये समझाने के लिए लेमन लैंग्वेज में, और दोनों ने पकड़ी हुई है एक रस्सी, एक ने इधर का सिरा पकड़ा है, एक ने उधर का सिरा। मान लीजिए आप जो इधर वाला आदमी है ये रस्सी को ऐसे ही हिलाता है ना, एक बार ऊपर उठा के और नीचे करा, तो वो जो वाइब्रेशंस बनेंगी, याद है कि जो हिलेगी वो रस्सी कितनी दूर तक जाएगी, 10 मीटर 15 मीटर तक, है ना। लेकिन वो 100 मीटर 200 मीटर तक नहीं पहुंच पाएगी आपके डेस्टिनेशन दूसरे आदमी तक। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, देखो शुरू में रहेगा मैक्सिमम इफेक्ट, फिर वो इफेक्ट धीरे धीरे कम होता है, कुछ मीटर जाने के बाद वो न्यूट्रल हो जाएगा और वो रस्सी आगे नहीं हिलेगी। अब ये इधर वाला आदमी क्या करे, अगर बार बार 10-20 बार लगातार उस रस्सी को ऐसे ऊपर नीचे हिलाए, तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो जो वेव्स बनेंगी आपकी वाइब्रेशन वो दूसरे सिरे तक पहुंच जाएंगी, राइट। अब वो डिपेंड करता है कितनी तेज़ी से आप हिला रहे हैं रस्सी को और कितना फोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो कितनी बार हिलानी पड़ेंगी उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ से मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, देखिए जो हमारा वायरलेस नेटवर्क है उसमें जो आप डाटा भेजते हैं फ्रीक्वेंसीज़ के थ्रू, वो सेम यही रहता है। देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो आपका ट्रांसमीटर एंड है ना, और जो रिसीवर एंड रहेगा, ट्रांसमीटर की साइड से जो 0 1s हैं उनको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर, राइट। और वो काम कौन करेंगे, एंटीनाज। फिर वो आपके चलेंगे एयर के अंदर से रिसीवर की साइड के एंटीना पे पहुंचेंगे, वो उनको कन्वर्ट करेगा वापस से 0 1 की सिग्नल में। तो इसीलिए बोलते हैं कि ट्रांसमिटिंग एंड पे आप एनकोडर यूज़ करते हैं और रिसीविंग एंड पे आप डिकोडर यूज़ करते हैं। एनकोडर जो 0 1s को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा और डिकोडर जो फ्रीक्वेंसी को 0 1 में कन्वर्ट करेगा, ताकि आप समझ सकें, आपका जो डिवाइस है सिग्नल्स को, डाटा को समझ पाए, राइट। अब यहाँ पे देखिए वो रस्सी वाला तो एग्जांपल हुआ अलग, जब एक्चुअल में आपको इस तरह की फ्रीक्वेंसीज जनरेट करनी होंगी, एयर में सिग्नल भेजने होंगे, तो आपको क्या है, इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है वो जनरेट करना पड़ता है ना। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड अकेला कभी नहीं चलता, एयर में मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ चलेगा हमेशा, और दोनों 90 डिग्री पे रहेंगे। ये अगर जिसने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो उसको याद होगा अच्छे से, बट अदरवाइज आप याद रखें, मे बी चांसेस नहीं है, बट फिर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एंगल क्या रहता है, राइट एंगल 90 डिग्री। ओके, तो इसके बाद चलिए थोड़ा देखते हैं हम, ये देखिए ये डायग्राम देखिए यहाँ पे, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अल्टरनेटिंग करंट आया, एंटीनाज ने किस में कन्वर्ट करके दे दिया आपको, वेव्स के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो रिसीविंग एंड पे पहुंची। अगर यहाँ पे सब कुछ सही है, लॉसेज और वो सब उतने ज़्यादा नहीं है, तो रिसीविंग एंड पे आपको जो डाटा आपने यहाँ से भेजा था वो रिसीव हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरह से काम करता है आपका वायरलेस नेटवर्क। एक बेसिक ओवरव्यू है। आरएफ यहाँ पे पिक्चर में कब आता है, देखिए ये जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेज रहे हैं, जो हमने वो रस्सी का एग्जांपल लिया था कि वो कितनी वाइब्रेशन जनरेट होंगी, तो उसको हम यहाँ पे मेजर अगर करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो हमारे सिग्नल्स भेज रहे हैं हम वायरलेस में, उनको मेजर करते हैं वायरलेस में। सबसे एक मेन तरीका आता है फ्रीक्वेंसी के बेस पे, कि पर सेकंड आपके कितने साइकिल्स जनरेट होते हैं। अब साइकिल क्या है कि एक रोटेशन, वो आपने जो रस्सी ऊपर की तरफ हिलाई, फिर वो सेंटर में आएगी, फिर वो नीचे से जाके बीच में न्यूट्रल, समझ पा रहे हैं। एक और एग्जांपल लो आप, क्या बोलेंगे इसको, हाँ, एक तालाब है मान लो पानी का, उसमें आप उठाकर मारते हैं पत्थर, तो याद है वो आगे सर्कल से बनते हैं, है ना, और कुछ देर के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। तो
इन्हीं को बोलते हैं साइकिल की। वो जो एक सर्कल है वो एक तरह से एक साइकिल आप बोल सकते हो। तो एक सेकंड में वो कितने सर्कल आगे जाएंगे उनको टोटल बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे ही एयर में आप वायरलेस के अंदर जनरेट करते हैं फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो इसको बोलते हैं, अच्छा मेजर किस में करेंगे, हर्ट्ज में। अब आगे जैसे आप ग्राम है, किलोग्राम है ना आपका, फिर उस तरह से बढ़ता जाता है। इसी तरह से इसमें हर्ट्ज बेसिक यूनिट है, फिर जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, देखिए यहाँ पे पर सेकंड जितने ये साइकिल बढ़ते जाएंगे वो उतना ही ये यूनिट आगे बढ़ती जाएगी। मान लो एक सेकंड में अगर आप 1000 साइकिल पूरा कर लेते हैं, इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी कितना हुई, 1 किलोहर्ट्ज़, है ना। अगर आप 1,00,000 साइकिल पूरे कर लेते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी 1 में, एंड यस आपको लगेगा कि थोड़ा ज़्यादा, बट यस होता है, इतनी साइकिल्स पर सेकंड जनरेट हो सकते हैं, राइट। आपने देखा होगा ना कि वो फोर्क जो रहता है आप किचन में यूज़ करते हैं मम्मी हमेशा, उसको आप एक बार ना ऐसे मारना दीवार पर और वो देखना एक सेकंड में कितनी बार उसके अंदर वाइब्रेशंस होंगी। सो दैट इज़ टू मच। तो यहाँ तो हम फिर भी बहुत एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर बात आती है वायरलेस बैंड्स की। तो मैंने आपको बोला था एक बार फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, आप लिखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम या फिर सिंपल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, आपको बहुत सारी इमेजेस दिखाई देंगी, है ना। ये एक पर्टिकुलर इमेज मैंने ये उठाई है, यहाँ पे देखिए, हर्ट्ज से लेके फिर आपको किलो हर्ट्ज, फिर मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ये इस तरह से फ्रीक्वेंसीज़ हैं। आपने देखा होगा, फिर देखो कुछ फ्रीक्वेंसीज जो हम देख सकते हैं विजिबल हैं, फिर कोई गामा रे, कोई आपकी एक्स रे, राइट, अल्ट्रा वायलेट है जो हम नहीं देख सकते हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ ह्यूमन विजिबल हैं। ये वाली जो रेंज है जो वाइट कलर 7 रंग से मिलके हमें बनता है, ये आपके आते हैं टेराहर्ट्ज़ में, फिर आपकी गीगा हर्ट्ज़ में। ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो बोलते हैं, ये वो फ्रीक्वेंसी हैं, देखो कहाँ पे आएगी हमारी 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 10 गीगाहर्ट्ज़, इनके बीच में कहीं ना कहीं आती है हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी, राइट। रेडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी जो हम वायरलेस में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब उनमें से हम सारी फ्रीक्वेंसीज यूज़ नहीं करते, है ना। हमें जो रिजर्व्ड मिली हैं वो है 2.4 का एक बैंड है और एक 5.0 का। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 2.4835 तक इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ को, सारे चैनल्स को, ये चैनल और ये सब कुछ बताऊंगा आपको, टोटल इसको बोलते हैं बैंड। देखिए जो 2.4 का ये इतना आपको है ना, इसके अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आप देखोगे, 2.4, 2.41, 2.5, 2.6, 2.65, है ना, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो इनको बोलते हैं अलग अलग चैनल। तो इन सारे चैनल को मिला के बनता है एक बैंड। तो ये पूरा क्या कहलाता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड। ऐसे एक बैंड आपका आता है 5 गीगाहर्ट्ज़ का, राइट। तो ये देखो लिखा है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज फ्रीक्वेंसी बैंड। तो बैंड हमारे पास दो हैं, एक हमने ऊपर लिख दिया था, एक हमने लिखा है 5 गीगाहर्ट्ज़ का। तो 5.150 से 5.8, ये आपको वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है एज सच, बस आपसे कॉमनली एक क्वेश्चन आएगा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़, ये दो बैंड हैं, इनके रिगार्डिंग ही कुछ ना कुछ आपसे पूछ सकते हैं। तो ये देखो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ हैं, तो टोटल ओवरऑल इसको हम क्या बोलते हैं, 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड। और ये इसके अंदर क्या है, अलग अलग, ये एक चैनल हुआ, ये दूसरा चैनल हुआ, है ना। तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज़ को मिला के बनता है चैनल, और मल्टीपल चैनल्स को मिला दोगे तो बनेगा एक पूरा फ्रीक्वेंसी का बैंड, राइट। सो ये डिस्कशन हुआ एक हमारा फ्रीक्वेंसी, फिर फ्रीक्वेंसी चैनल एंड फ्रीक्वेंसी बैंड, जो हम वायरलेस में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मैंने लिख दिया है, आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो चैनल्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखिए सारी चीज़ों को एक मैनेजमेंट और कंपैटिबिलिटी दोनों को मेंटेन करने के लिए, अच्छा चलो मैं ये थोड़ा उस तरफ नहीं जाके इस तरह से बोलता हूँ कि आपके जो डिवाइसेस हैं, जो एक्सेस पॉइंट्स लगे हैं, उनको क्लाइंट्स के साथ एसोसिएशन बनानी है, मीन्स वो मेंबरशिप करनी है ताकि डाटा भेज पाएँ क्लाइंट्स एक दूसरे को। अच्छा, उसके लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए होंगी उनको। तो फ्रीक्वेंसी एक जो एक्सेस पॉइंट यूज़ कर रहा है, सोचिए उसके नेबर वाला भी अगर वही यूज़ करेगा, तो हमने बोला था ना हाफ डुप्लेक्स वायरलेस, तो इंटरफेरेंस, कोलिजन सब कुछ। इसीलिए जो नेबर एक्सेस पॉइंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी रेंज को हम क्या बोलते हैं, चैनल। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि चैनल क्या है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको एक नंबर दे दिया गया और बता दिया गया कि ये एक चैनल है। बस सिंपल सा आपको ऐसे याद रखना, पहला रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पहला चैनल, दूसरी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दूसरा चैनल, और ऐसे ही मल्टीपल चैनल्स को मिला के बनता है एक बैंड। अच्छा, एक जो एक्सेस पॉइंट ने चैनल यूज़ कर लिया, उसके नेबर वाला उसको यूज़ नहीं करेगा, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। 1 2 3 मीन्स आपको थोड़े से ही अगर AP यूज़ करने हैं
तो आप GUI से उसका एक्सेस लेंगे, एक्सेस पॉइंट का, और हर एक एक्सेस पॉइंट में अलग चैनल सेलेक्ट कर देंगे आप। ओके, और अगर मान लो थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एक्सेस पॉइंट आप यूज़ कर रहे हैं, एंटरप्राइज नेटवर्क है, वहाँ पे मैनेजमेंट के लिए फिर आपको अलग सोल्यूशन ढूंढना होगा, जैसे कोई वायरलेस कंट्रोलर। वायरलेस कंट्रोलर्स के अंदर ये एक फीचर है कि वो डायनामिक चैनल एसोसिएट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं अलग अलग एपीज़ को। तो वो देखते रहते हैं कि हाँ कहाँ पे इंटरफेरेंस अगर थोड़ा सा भी दिखा तो वो चैनल मैच करने की कोशिश करेगा, और दो एपीज़ के चैनल अगर थोड़े बहुत भी ओवरलैप दिखे तो वो चेंज कर देगा एक एपी का चैनल। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, चैनल सेम होंगे, ओवरलैप होंगे तो आपको इंटरफेरेंस लॉसेज आएंगे नेटवर्क में। ओके देन, ओवरलैपिंग का ये जो हम अभी बात कर रहे हैं ये आता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले चैनल में। 5 गीगाहर्ट्ज़ में ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो मैं कंपैरिजन दिखाता हूँ अभी। ये पहला जो आपका चैनल है 5.18 से 5.2, राइट, फिर अगला चैनल 5.2 से 5.3, फिर अगला 5.5 से आप देखिए 7। तो ये अलग अलग है, कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो दूसरे के अंदर ओवरलैप कर रहा हो, या फिर सिंपल भाषा में अगर बात करें, एक चैनल की फ्रीक्वेंसी अलग है दूसरे चैनल की फ्रीक्वेंसी से। इसलिए 5 गीगाहर्ट्ज़ में याद रखिएगा सारे आपको नॉन ओवरलैपिंग चैनल मिलते हैं, एक चैनल का दूसरे पे कोई इंटरफेरेंस नहीं जाता है ना। दूसरी अगर तरफ बात करेंगे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले के, इसमें देखो एक जो चैनल है, फिर अगला ये जो चैनल हुआ, दिख रहे हैं सर्कल जो आपको हाफ सेमी सर्कल दिख रहे हैं, एक दूसरे के अंदर कोलाइड कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे जो फ्रीक्वेंसीज हैं एक दूसरे चैनल की वो ओवरलैप कर रही हैं। तो आप ध्यान रखिए जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है उसमें सिर्फ ये फर्स्ट, सिक्स्थ और 11th यही ऐसे चैनल हैं जिनमें आपको ओवरलैपिंग नहीं मिलेगी। तो हमेशा ट्राई करते हैं जब भी हम एपी यूज़ कर रहे हो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में कि जो चैनल रहे आपका वो आप 1 चूज़ करो या 6 चूज़ करो या फिर 11 चूज़ करो। घर पे अगर वाईफाई राउटर भी है ना आपका और आपको लगे कि स्पीड कम आ रही है या फिर उतना नहीं जितने आपको आईएसपी से मिलनी चाहिए, तो आप उसका एक्सेस लेंगे और उसके सेटिंग में जाके ना चैनल देखेंगे कि कहीं ओवरलैपिंग वाला चैनल तो नहीं, क्योंकि हो सकता है आपके पड़ोस में आपकी रेंज, उस जो एपी आपका है उसकी रेंज में दूसरा और कोई किसी का वाईफाई राउटर है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं अभी कि एक्चुअल में ना वाईफाई राउटर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। वो जो आपको घर पे मिलते हैं वो एक्सेस पॉइंट ही होते हैं। जो राउटर थे अभी ये वायरलेस कनेक्टिविटी दे रहे हैं तो वो एक्सेस पॉइंट ही कहलाते हैं, बट हम ठीक है एक नॉर्मली बोल देते हैं, हमेशा चलता आ रहा है ना, तो वो एक्सेस पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऐसा ही अगर एक आपके पड़ोसी का राउटर आपका, उनकी रेंज अगर एक दूसरे की रेंज में है, वो उसका भी चैनल वही है आपका भी वही है, तो हो सकता है कि आपको इंटरफेरेंस मिले। दूसरा, आपके घर में अगर वायरलेस पे काम करने वाले और भी डिवाइसेज हैं तो वो जैसे ओवन वगैरह रहते हैं, काम करते हैं, बहुत सारे डिवाइसेज आप देखिए गूगल करके ऐसे हैं जो वायरलेस पे काम करते हैं। अब वो भी चैनल्स पे काम करेंगे फ्रीक्वेंसीज़ पे, तो आपको ध्यान देना है कि दोनों की जितने भी डिवाइसेज हैं उनके चैनल्स अलग अलग रहे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है चैनल हम इतना बार बार बोलते हैं, वायरलेस में सारा गेम इसका ही है ना। तो आगे हम और भी देखेंगे, इसके लिए सिस्को ने बहुत सारे सोल्यूशंस भी दिए हुए हैं कि हमारा इंटरफेरेंस और ये ओवरलैपिंग ना हो। सो आई होप ये चैनल, ये बैंड और ये आपका ओवरलैपिंग, ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर है फिलहाल। ओके, तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि वायरलेस में हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन से हो सकते हैं, है ना। अच्छा, उससे पहले ये एक स्लाइड है, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक पार्ट ये है, मान लो एक एक्सेस पॉइंट है जो 5 गीगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहा है और एक आपके पास वायरलेस सेल फ़ोन है या मोबाइल है जिसमें आपको वायरलेस इंटरनेट चलाना है, तो वो एक्सेस पॉइंट से तभी जुड़ पाएगा जब वो 5 गीगाहर्ट्ज़ के चैनल को सपोर्ट करता होगा। तो ये आपको याद रखना है। मीन्स आपका डिवाइस भी, जो क्लाइंट है और जो एपी है आपका, दोनों सेम बैंड पे काम करने चाहिए, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कंपैटिबिलिटी मैंने लिख दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना लास्ट लाइन में 802.11, ये क्या है, वायरलेस का स्टैंडर्ड है ये वाला, है ना। इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड आएंगे, अगली स्लाइड में बात करेंगे। तो अगर आपको अपने बॉक्स पे, मान लो आपने राउटर लिखा, उसके बॉक्स पे ऐसे लिखा है BGNAC, इसका मतलब इन सारे स्टैंडर्ड को सपोर्ट करेगा। B वाली स्पीड को भी सपोर्ट करेगा और G वाली को। मान लो G की स्पीड ज़्यादा है जैसे और B की कम है, ये पुराने डिवाइसेस में थी। आप G जैसे 54 MB, मैं आपको दिखाई दूँ एक बार ये, ताकि थ्योरी ना रहे सिर्फ। ये देखो जैसे 802.11b, इसकी स्पीड कितनी है आपकी, डाटा रेट 11 Mbps, और G वाले की स्पीड कितनी है 54 Mbps। तो ऑब्वियसली जो .11G का राउटर होगा वो .B वाले से ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि ज़्यादा स्पीड देगा। अच्छा,
अभी अगर वो दोनों स्पीड वहाँ पे लिखी है तो अगर लेगेसी नेटवर्क है तो आप उसको भी सपोर्ट करवा सकते हैं और जो आपके नए नेटवर्क हैं उसको भी सपोर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि कोई पुराना एक फ़ोन पड़ा था जिसका हार्डवेयर है जो .g को मीन्स 54 Mbps की स्पीड को सपोर्ट ही नहीं करता, तो वो किस पे चल सकता है आपका .b पे, तो यस आपका राउटर उसको सपोर्ट करेगा। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है सिस्को की तरफ से, ये स्पेशली आपको वायरलेस में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि यस इस टेबल में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो ये आपको टेबल पे थोड़ा सा अच्छा, फिलहाल इसमें से कौन सा क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, आप देखिए ये जो डाटा रेट है ये स्टैंडर्ड लिखा आएगा और डाटा रेट आपसे पूछ लेगा कि जैसे बताइए .ac जो है उसकी स्पीड कितनी होगी, 6.93, आप बोलेंगे कि 6.93 Gbps वायरलेस में। सो यस ये देखिए बहुत हाई थ्रूपुट और वेरी हाई थ्रूपुट की बात हो रही है। अभी वायरलेस में आप जैसे ही 6 जनरेशन 7 जनरेशन की बात करेंगे ना तो बहुत अल्टीमेट स्पीड अभी आने वाली है वायरलेस के अंदर भी, राइट। सिक्योरिटी भी बहुत बढ़ रही है। आप देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसके अकॉर्डिंग क्या है, सब कुछ ही तो वायरलेस, जितने भी डिवाइसेस हैं सारे स्मार्ट डिवाइसेस मार्केट में आ रहे हैं, चाहे आपकी एलईडी से लेके आपके टीवी फ्रिज कुछ भी है आपके घर में सब आईपी बेस्ड होंगे और सब वायरलेसली एक दूसरे से जुड़ सकते हैं गेटवेज का यूज़ करके। तो उसके लिए आप देखिए आपको स्पीड भी तो बहुत ज़्यादा चाहिए होगी ना रियल टाइम सपोर्ट करवाने के लिए, तो यहाँ पे इसीलिए ये सारी स्पीड्स आपको दी गई हैं और अभी तो और बेहतरीन होने वाला है वायरलेस का जो नेटवर्क्स है। और वायरलेस का स्कोप भी अभी भी बहुत है और आगे भी बहुत बढ़ने वाला है। तो अगर आपको करियर बनाना है तो यस वायरलेस एंड सिक्योरिटी बहुत बेहतरीन करियर है जिसमें आप जा सकते हैं, राइट। ओके देन, तो चैनल असाइनमेंट देखिए, मैंने शायद ये बता ही दिया है आपको कुछ ऐसा एट ए टाइम। हाँ, जैसे हो सकता है कि एक एक्सेस पॉइंट है ना वो एक से ज़्यादा बैंड को सपोर्ट करता है, 2.4 को भी 5 को भी। अब मान लो क्लाइंट से वो जुड़ गया 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे, है ना, लेकिन मान लो आपका क्लाइंट है ना आपके एक्सेस पॉइंट से जुड़ गया 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक बार वो एक एपी से जुड़ा आपका क्लाइंट तो वो बस उसी से जुड़ा रहेगा, नहीं, वो नेटवर्क में अब उसके एरिया में जो सेल होगा ना आसपास जो उसकी रेंज है वो चेक करता रहेगा कि क्या इससे बेहतरीन आपका बैंड वाला या स्पीड वाला आपके पास और कोई कनेक्शन है। मान लो आपका बी में जुड़ा था .b में 11 Mbps, एक बार कनेक्शन हुआ, आपके क्लाइंट ने फिर डिस्कवर कर लिया एक SSID .g की जिसमें स्पीड ज़्यादा थी तो वो ऑटोमेटिक उस पर भी ट्रांसफ़र कर सकता है, राइट। तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना है। अब वायरलेस क्लाइंट कैन इनिशिएट, यस, तो अब देखिए ज़रा इसको, तो 1 AP 1 रेडियो 1 चैनल 1 BSS, यस ये बहुत ध्यान रखना है आपको ये वाली बात कि जो APs हैं जो एक्सेस पॉइंट है, चाहे सिस्को का ही खैर हमें बात करना है अभी, तो कोई भी कंपनी का हो, चाहे अरूबा हो आपका TP-Link हो, अगर वो एक से ज़्यादा चाहें तो बैंड को सपोर्ट करवा सकते हैं। सिंगल AP 2.4 को भी सपोर्ट कर सकता है और 5 गीगाहर्ट्ज़ को भी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन 1 रेडियो मीन्स आपका एक जो एंटीना रहेगा तो एक BSS रिमेंबर बेसिक सर्विस सेट, वो एक रेंज रहेगी उसकी, एक एरिया रहेगा और एक चैनल रहेगा उसका, समझिए। तो अगर 2 रेडियोज़ हैं आपके पास, 2 आपके एंटीनाज हैं, तो एक आपका सेंडिंग के लिए यूज़ कर सकता है और हो सकता है दूसरा आपका रिसीविंग के लिए यूज़ करे, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है। तो यस अभी अगर आप इसको ग्रैस्प कर पाते हैं तो अच्छी बात है। ये स्लाइड आपके सामने है, ये मैंने आपको बताया था जैसे अभी ना कि कैसे AP वाइज आपके चैनल अलग अलग होने चाहिए, नेबर वालों से इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। 1-2 अगर आपके पास एक्सेस पॉइंट है तो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एंटरप्राइज़ की बात करेंगे तो आपको कंट्रोल करने के लिए कोई डिवाइस चाहिए होगा। तो यस हम उसको आगे बात करेंगे दूसरी वीडियोज़ में ना। तो अभी कुछ बचा है इस वीडियो में, देख लेते हैं 2.4 वर्सेस 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड। अच्छा, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है ना, एक बार देखते हैं। देखिए एक तरह से अगर आप देखेंगे ना क्वालिटी वाइज तो जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है वो आपको बेहतर लगेगा 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड से। कैसे? एक तो इसकी रेंज ज़्यादा दूर तक जाती है, जो एरिया कवर करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा कवर करता है। और जो मान लो एक क्लाइंट आपका इधर है और एक दूसरा उस साइड है, बीच में दीवार है ना, तो ये जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा पेनिट्रेट करती हैं वॉल्स और ऑब्जेक्ट्स को, है ना, 5 वाले के कंपैरिजन में। पर फिर भी आप क्यों बोलते हैं कि प्रेफर 5? क्योंकि एक बड़ा ही मेन इशू है इंटरफेरेंस का, आपका ओवरलैपिंग का, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में आती है ना। तो इसके अंदर सिर्फ 3 ही नॉन ओवरलैपिंग चैनल है, याद है अभी 1, 6 एंड 11, लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज़ के सारे चैनल क्या हैं आपको विदाउट इंटरफेरेंस के, विदाउट ओवरलैपिंग के, है ना। तो ये एक बेनिफिट है। तो आप देखिए आपको किसके साथ जाना है,
और 5 गीगाहर्ट्ज़ इज़ मोर प्रेफर्ड ओवर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके अंदर ओवरलैपिंग नहीं है, ये आपको याद रखना है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एनालाइजिंग सिस्को वायरलेस आर्किटेक्चर्स। ओके, कि जो आपका पूरे एक्सेस पॉइंट्स हैं उनको कैसे मैनेज करें, राइट, कैसे आपको सिस्को मेराकी की थोड़ी सी हम बात करेंगे, है ना। ये बहुत ब्रिलियंट एक फीचर है क्लाउड बेस्ड आपका। और लाइट वेट एक्सेस पॉइंट एंड ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट आर्किटेक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे। एंड यस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड यस, बाय बाय एंड टेक केयर।